राजस्थान के अलवर में आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के काफिले की वजह से एक बड़ा हादसा पेश आया है। काफिले की कार ने हरसोली मंडावर रोड पर मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस तसादुम में सरपंच चितराम यादव शदीद जख्मी हो गए हैं, जबकि उसके 6 साल के पोते की गाड़ी के टक्कर से मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मोहन भागवत का काफिला तजारा से लौट रहा था। अयोध्या जमीन तनाजा मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड के वकील राजीव धवन ने कहा है कि 1962 में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा है कि जो गलती हुई हो जा रही है जारी उसको नहीं रखा जा सकता है। यूपी के मेरठ में खाप पंचायत के जरिए 3 तलाक दिलवाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मेरठ के खातून का कहना है कि खाप पंचायत ने जबरदस्ती शौहर से 3 तलाक दिलवाया है और शौहर की दूसरी शादी करा दी है। मुतासरा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके 3 तलाक रद्द करने की अपील की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरा को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है। कि पीड़ित अभी भी डर डर के ठोकरें खा रहे हैं। मामला एक यूपी का है जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मेरठ से जुड़ा हुआ यह मामला है जिसमें पीड़िता को ट्रिपल तलाक दिया तो गया, लेकिन खाप पंचायत भी पीड़िता के साथ खड़ा नहीं हुआ। हमारे साथ यूपी से हैं। आज वो सुप्रीम कोर्ट आई थी कि उन्हें जो उनका राइट है वो मिलना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट आई कि आपको ट्रिपल तलाक दे दिया गया, बहुत परेशानियां आपने झेली, ठीक है। क्या आपकी मांग है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अपने अधिकारों को लेकर? मेरी यही मांग है कि मेरा 3 तलाक तो अभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे शौहर ने मेरे सामने नहीं कहा। वो सिर्फ वो जो 161 गांव की पंचायत थी उन्होंने मेरा तलाक कराया। कहाँ की पंचायत? मेरठ की अंसारी खां पंचायत थी और उन्होंने मेरा तलाक कराया और उसी में मेरे शौहर ने कहा जो कुछ भी कहा। उन्होंने मेरे सामने कुछ भी बात नहीं कही तलाक के बारे में, और वहीं से ही उन्होंने ही जो अपने कागज जो अपने दस्तावेज थे वो तैयार करा के मुझे जच्चा की अवस्था में जो मेरा 11 दिन का मेरा बेटा था तो उसको मुझसे अलग रख के, वो मशीन में था उस समय जिस समय मेरा तलाक हुआ, और मुझे घर से निकलवा दिया गया। थाने पे भी गई शिकायत करने के लिए? क्या मैं 4 दिन और 4 रात तक थाने में ही बैठी रही कि इस उम्मीद से कि पुलिस मेरे लिए कोई न्याय दिलाएगी मुझे, लेकिन पुलिस ने भी कोई न्याय नहीं दिलाया। और मैंने पुलिस से भी कहा था कि मतलब मैं 1 दिन पहले कि मेरे शौहर का निकाह होने जा रहा है और पुलिस उनको रोके, इस निकाह को रोके, लेकिन पुलिस उनके घर 1 दिन पहले दबिश देने गई थी, लेकिन वो वापस लौट आई खाली हाथ, और सुबह को मेरे शौहर ने पंचायत द्वारा निकाह कर लिया। वरिष्ठ एडवोकेट हैं, ट्रिपल तलाक के लिए लड़ती आई हैं। कई याचिकाएं इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की हैं। फरा मैम, आप इस मामले में एडवोकेट भी हैं, कई पिटीशंस आपने डाली हैं। क्या कहा आज सुप्रीम कोर्ट में जब आपने इस याचिका पर सुनवाई की मांग की? एक्चुअली हम सुप्रीम कोर्ट में इसलिए आए थे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में कंटिन्यू स्ट्राइक चल रहा था और 161 गांव की जो अंसारी खाप पंचायत थी मुस्लिम बिरादरी की, ट्रिपल तलाक कराया। इसका हस्बैंड सामने नहीं था, उसने कोई तलाक प्रोनाउंस नहीं कराया, और एक ही दिन 17/6/2019 को इसके सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए गए जिसमें यह दिखाया गया कि अलग अलग तारीख में लड़के ने इसको तलाक दिया, जबकि ऐसा कोई भी मामला नहीं था। इसको तलाक दिलवा करके 11 दिन का इसका बच्चा जो कि इंक्यूबेशन मशीन में रखा हुआ था, क्योंकि वो मेडिकली फिट नहीं था उस टाइम पे, 11 दिन पहले इसकी डिलीवरी हुई थी, ये खुद भी मेडिकली फिट नहीं थी। इसे जबरदस्ती उन पेपर्स पर साइन कराए गए, स्टाम्प पेपर साइन कराए गए और इसको घर से निकाल दिया गया। फादर ने ये कहकर के ये रखने से इनकार कर दिया कि मैं इस लड़की को इसलिए शेल्टर नहीं दे सकता कि मैं इतनी बड़ी बिरादरी को फेस नहीं कर सकता, मुझे इसी समाज में रहना है। बिरादरी का डर, समाज का डर, लेकिन लड़की का डर किसी को नहीं। लड़की अब जाए कहां, एक बड़ा सवाल। सुप्रीम कोर्ट लड़की पहुंची थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी जो मांग है वो रखें। देखना यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के दौरान क्या कुछ अहम आदेश देता है, लेकिन बड़ा सवाल
पुलिस पर भी खड़ा होता है कि आखिर जब लड़की ने इस मामले में शिकायत की तो शिकायत दर्ज क्यों नहीं की गई। कैमरामैन सोनू के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मथुरा में अपने खिताब के दौरान कहा कि टेररिज्म एक नजरिया बन चुका है जो किसी सरहद से नहीं बंधा है। वहीं उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी दुनिया के लिए खतरा है और हमारे पड़ोस में उसकी जड़ें काफी मजबूत हैं। वहीं हिंदुस्तान इस खतरे से अपनी सतह पर मुकाबला कर रहा है। आतंकवाद एक विचारधारा बन गई है जो किसी सरहद से नहीं बंधी है। ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल थ्रेट बन गया है जिसकी मजबूत जड़ें हमारे पड़ोस में फल फूल रही है। इस विचारधारा को आगे बढ़ाने वालों को, आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने वालों के खिलाफ आज पूरे विश्व को संकल्प लेने की जरूरत है, कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। भारत अपने स्तर पर इस चुनौती से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। ये हमने भी दिखाया भी है और आगे भी दिखाएंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस को शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। फोर्सेस ने सोपोर में लश्कर-ए-तोयबा के एक कमांडर को हलाक कर दिया है। बताया जाता है कि आसिफ मकबूल भट्ट नामी ये मिलिटेंट कई तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस था। डीजीपी जम्मू और कश्मीर दिलबाग सिंह ने इस सिलसिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात फराहम की है। उन्होंने कहा कि ये मिलिटेंट कई तखरीबी कार्रवाइयों का मंसूबा रखता था। पिछले 30-35 रोज से जब से ये लैंड ऑर्डर का सिनेरियो जहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ एक मिलिटेंट आउटफिट जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, लश्कर-ए-तौबा के और जैश-ए-मोहम्मद के जो मिलिटेंट हैं, वो जगह जगह पर जाकर के लोगों को धमकाना, लोगों को डराना, इस तरह की हरकतें कर रहे थे। ये मिलिटेंट जो आसिफ मकबूल भट्ट जो आज इस एनकाउंटर में मारा गया है, उसकी हरकतें भी बिल्कुल इसी तरह की थी। वो पिछले एक आध महीने से कभी फ्रूट मंडी सोपोर, कभी लोगों के घर में जाकर के धमकियां देना, कभी बाजार में जाकर के पोस्टर लगवाना और इस तरह की चीज़ें करना, इस तरह की हरकतों में ये शामिल था। और इसके साथ इसके दूसरे जो मिलिटेंट साथी हैं, सजाद और मुदस्सर, वो भी उसी एरिया के हैं, ये शामिल थे। जो कुछ दिन पहले हाजी हमीदुल्लाह डार साहब के घर में जाकर के जो शूट आउट मिलिटेंट्स ने किया था, उसके अलावा एक माइग्रेंट लेबर जो सोपोर में किसी के घर में काम कर रहा था, शफी आलम जो बिहार का रहने वाला है, उसको भी इन्होंने जाकर के गोली मारी थी। जिस तरह की और कई हरकतें उस इलाके के अंदर पिछले जे अरसे से कर रहे थे और बहुत सारे टेरर क्राइम में ये मिलिटेंट और इसके साथी मुलव्वस थे, शामिल थे। इसको चेज कर रहे थे, पुलिस के पास इतला थी और आज सुबह इसके बारे में खबर थी कि ये किसी एरिया में मिलिटेंट एक्टिविटी के लिए जा रहा है। पुलिस के नाके जगह जगह पर लगे हुए थे। उस नाके के दौरान जब इसको रोका गया, इसने पुलिस पार्टी के ऊपर ग्रेनेड फेंका और कुछ जवान हमारे, एक ऑफिसर हमारे, उनको लगी और जख्मी हुए और उसके बाद वहाँ पर एनकाउंटर शुरू हुआ। उस एनकाउंटर के दौरान मारा गया है और इसके मारे जाने से वहाँ पर जो मिलिटेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो जोर पकड़ रही थी, लोगों को डराने धमकाने का काम कि लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिस्सा ना लें, अपना फ्रूट का ट्रेड ना करें, अपनी दुकानें ना खोलें, उस पर भी डेफिनेटली पॉजिटिव असर पड़ने वाला है। और इसके जो बाकी साथी हैं उनकी भी हमें तलाश है और मुझे उम्मीद है कि हमारी पुलिस और फोर्सेस उनको भी जल्द ही कहीं ना कहीं उनका भी हिसाब लेंगे। नॉर्थ कश्मीर में कुल मिलाकर के 15-16 के करीब जो मिलिटेंट जो ज़्यादा एक्टिव मोड में रहते हैं और इनका एरिया यही बांडीपुर, सोपुर, बारामूला के आसपास रहता है। इससे पहले भी जो मोमन गोजरी मारा गया था, जो बारामूला टाउन में ऑपरेशन हुआ था, उसका दूसरा साथी दूसरे दिन नाके पे पकड़ा गया था। सो आवर फोर्सेज आर वेरी एक्टिव इन दैट एरिया। 38 दिन हो गए हैं, 2 एनकाउंटर हुए हैं नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर में कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। क्या मोबाइल फोन बंद होने की वजह से इंफॉर्मेशन ड्राई अप हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं है, मगर मैं ये कहूँगा कि देखिए, जो कम्युनिकेशन के जरिए होते हैं उनका फ़र्क पड़ता तो ज़रूर है, क्योंकि हम लोग भी हमारे साथ उन्हीं के साथ राब्ते में रहते हैं, इन टच रहते हैं, वो एक है। मगर ऐसा नहीं कि खबर मिलिटेंट की नहीं आ रही है, खबर डिलेड पहुंचती है। हम लोग चेज़ कर रहे हैं उनको और लगभग कोई 20, 25, 30 के करीब ऐसी साइटिंग्स जहाँ पे हुई मिलिटेंट का जाने का, लोगों को धमकाने का, बाग बगीचे में जाके लोगों को धमकी देने का,
वहाँ पर हम लोगों ने बड़ा सख्ती से उनका पीछा किया है और हमने सब मिलिटेंट आइडेंटिफाई किए हैं जिनकी मूवमेंट हो रही है। सबको हम डे टू डे बेसिस पे चेज कर रहे हैं। ऑपरेशन हमारे इस वक्त बिल्कुल तेज़ी से चल रहे हैं और जल्द ही साउथ कश्मीर में भी आपको कोई ना कोई अच्छे ऑपरेशन की खबर मिलेगी। अलहदगी पसंद लीडर यासीन मलिक के खिलाफ टाडा कोर्ट में समाअत होगी। ये सुनवाई जम्मू के टाडा कोर्ट में 1 अक्टूबर को होगी। हिंदुस्तानी फजाइये के 4 एहलकारों के कत्ल का ये मामला है। 25 जनवरी 1990 को श्रीनगर के मजाफात में यह वाकया पेश आया था। वाज़ेह कि यासीन मलिक टेरर फंडिंग मामले में पहले ही गिरफ्तार है। फजाइये के अफसर शहीद रवि खन्ना की बेवा निर्मल खन्ना ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। जुम्मे न्यूज 18 से बात करते हुए निर्मल खन्ना ने कहा कि उनके शौहर की शहादत से मुतल्लिक केस की जम्मू की टाडा अदालत में समाअत का खैर मकदम किया है। उन्होंने इसे देराइद दुरुस्त आयद इक़दाम करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाना चाहिए। वाज़ेह रहे कि रवि खन्ना फजाइये के उन अफसरों में शामिल थे जिन्हें मिलिटेंटों ने 1990 में शहीद कर दिया था। कहते थे जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। आज ये फ्रेज भी गलत साबित होता है। ऑफ कोर्स जस्टिस इज डिलेड, ये 29 साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन इट इज नॉट डिनाइड। अगर री ओपन हुआ है तो मजाक के लिए हुआ है, जस्टिस के लिए हुआ है ना। कुछ होगा, जस्टिस ही होगा। देर आए दुरुस्त आए, मुझे उम्मीद यही है। इस मौके पर निर्मल खन्ना ने अपनी गुजरी यादों को ताज़ा किया। निर्मल खन्ना ने बताया कि उनके शौहर की शहादत के बाद किस तरह उन्हें सख्त परेशानियों से जूझना पड़ा है। आफत के पहाड़ टूट पड़े। उधर से मुझे अपने हस्बैंड की पेंशन केस भी लड़ना है, क्योंकि मुझे पेंशन आराम से नहीं मिली हुई, वो भी लड़ना है। फिर मैं नॉन स्टेट सब्जेक्ट हूँ, मेरे लिए और बड़ी मुश्किलें थी इस स्टेट में। कदम कदम पर कांटे थे, कदम कदम पर मेरे लिए जुल्म था, क्योंकि ना मैं किसी मंत्री की बेटी थी, ना मैं किसी ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी कि लोग हा हुल्ला करने के लिए सड़कों पे आ जाए। मैं खुद भी बड़ी कॉम्पोस्ट। मुझे पता था कि मैंने नोइंगली डिफेंस पर्सनल से शादी की है। तो यूनिफॉर्म हस्बैंड शादी होते ही बीवी को समझा देते हैं, पगली तूने कफन से शादी की है, ये कफन है, ये मेरी पोशाक, जानते हुए भी पहना है मैंने सेनानी लिबास। तो वो भी वीर नारी होती है, साधारण नहीं होती है। महाराष्ट्र कांग्रेस में मचे घमासान पर मुंबई कांग्रेस के साबिक सदर संजय निरुपम ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे उर्मिला मातोंडकर के इस्तीफे से तकलीफ पहुंची है। उनको जो भी शिकायत थी मौजूदा सदर से करनी चाहिए थी। वहीं उन्होंने कृपाशंकर सिंह के इस्तीफे पर कहा कि कृपाशंकर सिंह कांग्रेस में बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। चुनाव से पहले महाराष्ट्र कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और पार्टी छोड़ रहे हैं। पहले उर्मिला मातोंडकर और उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कृपाशंकर सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम है। सर, आरोप आप पर भी लग रहे हैं जब नेता पार्टी से अलग हो रहे हैं। सवाल ये कि ऐसे में फिर महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस जीत का जो दावा करती है वो कितना सफल हो पाएगा? सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं कि आरोप मुझ पे लग रहे हैं, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। उर्मिला मातोंडकर, ठीक है, मैं उनको लेकर के आया था, उनको पार्टी में राहुल जी से मिलवाया और पार्टी ने उनको उम्मीदवारी दी और वो बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ी, बहुत एग्रेसिव तरीके से। बड़ी अच्छी लेडी हैं, बहुत ब्राइट लेडी हैं, आर्टिकुलेट तरीके से लड़ी, प्रचार बहुत अच्छा किया। उसके बाद चुनाव प्रचार के दरमियान अगर उनको लगा कि किसी ने कुछ गलत की है तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी मेरे पास तो नहीं आई, चिट्ठी उस समय के मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के पास आई। अब ये मुंबई कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष की जवाबदारी थी कि उस चिट्ठी में जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को दूर करने का एक काम शुरू किया जाए, कोई प्रक्रिया शुरू की जाए। मतलब उस लेटर का कॉग्निजेंस मुझे नहीं लेना था, मेरे पास लेटर नहीं था, वो लेटर एआईसीसी में भी नहीं आया, वो लेटर मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष के पास आया। कौन उस समय अध्यक्ष थे सबको मालूम है। लेकिन मिलिंद उर्मिला मातोंडकर के पार्टी छोड़ने की पूरी वजह आप पर टाल रहे हैं। ट्वीट किया उन्होंने और साफ तौर पर ये कहा कि किस तरह से वो पार्टी में आई और किस तरह से उनकी अनदेखी की गई, किस तरह से कांग्रेस के जो नेता है वो आपस में भिड़कर ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि आज वो पार्टी से बाहर जाने के रास्ता उनके पास ये दूसरा कोई रास्ता नहीं था पार्टी से अलग जाने के। नहीं, वो ट्वीट मैंने भी पढ़ा, लेकिन उसमें इतनी सारी बातें भी नहीं है जितना आप बोल रही हो। उसमें वो बोले उत्तर मुंबई के कुछ नेताओं की वजह से, जिन नेताओं के खिलाफ शिकायत थी उन नेताओं को लेकर बैठना चाहिए था,
शिकायत को दूर करने की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से काम करना चाहिए था। अब अध्यक्ष वो, मुंबई कांग्रेस वो संचालन कर रहे हैं। ऐसे में अगर किसी उम्मीदवार को कोई कष्ट है, दुख है, तो उससे मेरा क्या लेना देना। अंतिम सवाल है आपसे निरुपम जी, जो स्थिति अब कांग्रेस की दिख रही है, वहाँ बड़े नेता है कृपा शंकर सिंह पार्टी से अब बाहर है, कहा जा रहा है कोई 2-3 नेता और हैं जो पार्टी से अलग जाएंगे, बीजेपी में शामिल होंगे। आप दोनों की जो आपसी कलह है, विवाद है, वो सबको पता है कि क्या स्थिति है। ऐसे में चुनाव है वहाँ महाराष्ट्र में, कितना असर डालेगा आप लोगों का जो आपसी रिश्ता है ये? मेरा इससे क्या लेना देना। वो जब इस्तीफा दिए हैं तो धारा 370 का नाम लेकर इस्तीफा दिए हैं, उस पर मेरा जिक्र तो कुछ है ही नहीं, तो मेरा कोई लेना देना नहीं। कृपा शंकर सिंह एक अरसे से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, बल्कि मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी में वो बीजेपी के एक प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे थे। उनके ऊपर जो तमाम घोटालों के आरोप थे, जिसके तहत कभी भी उनको जेल जाना पड़ सकता था और भी बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती थी, उससे जान बचाने के लिए उन्हें बीजेपी की शरण ली थी। अब बीजेपी वालों ने उनको मदद भी की थी, तो बीजेपी का एक उपकार था उनके ऊपर, और उस उपकार को चुकाने के लिए उनको बीजेपी में जाना ही था। धन्यवाद। तो साफ तौर पर संजय निरुपम जी का कहना इस पूरे विवाद पर, एक तरफ ये कि किस तरह से इस पूरे मामले को एक अलग रुख दिया गया, वहीं कृपा शंकर सिंह के पार्टी से जाने से कह तो रहे हैं कि हल्का नुकसान होगा, लेकिन पार्टी में बहुत झटका लगेगा ये कहना मुश्किल है। पार्टी बेहतर कर पाएगी क्योंकि अभी चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी संभल जाएगी इस झटके से। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। शायर और नगमा निगार साहिर लुधियानवी के मखसूतात तस्वीरें डायरी जूहू में कबाड़ी की दुकान से मिली। उनमें साहिर के नाम आए खतूत भी शामिल है। एक गैर सरकारी तंजीम ने इन बेशकीमती दस्तावेजात को 3000 रुपए में खरीद लिया है। तंजीम के जिम्मेदार ने मीडिया को बताया कि वो इन दस्तावेजात को महफूज रखने और उनकी नुमाइश करने पर भी गौर कर रहे हैं। मुहर्रम के दौरान शिया अफराद मजालिस का एहतमाम करते हैं। महाराष्ट्र के आकुला में इमामबाड़ा से शिया सुन्नी इत्तेहाद को फरोग देने के लिए नई पहल की गई है। यहाँ शिया भाइयों ने सुन्नियों को अपनी मजालिस में शिरकत की पेशकश करके दूरियों को खत्म करने की मिसाल पेश की है। आकुला में मुहर्रम के पेश नजर शिया सुन्नी इत्तेहाद को फरोग देने की कोशिश की जा रही है। आकुला के आकोट फैल इलाके में वाक़ इमामबाड़े में शियों ने सुन्नियों को अपनी मजालिस में शामिल होने की पेशकश की ताकि दोनों के दरमियान पाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की जा सके। हम तो चाहते हैं कि हमारे मोमिन भाई हमारे गम में शरीक होए। आज अल्लाह का शुक्र है, हमारे कुछ जवान सुन्नी भाई हमारे खून है, सुन्नी हमारे जान है, तो हम लोग उनको दावत देते हैं कि बराए मेहरबानी आप लोग चले आइए, कुछ सुनिए, क्योंकि कौले जनाब रसूल खुदा है, सुनो बच्चे की, सुनो जवा की, सुनो बुजुर्ग की, अच्छा लगे ले लो, बुरा लगे नजर। इमामबाड़े के लोगों के मुताबिक चंद मसले की मसाइल को छोड़कर शिया और सुन्नी भाई भाई है। ताहम गैर जरूरी बातों को दूर करने के बजाय अक्सर इसे हवा देने की कोशिश होती है। इसलिए इमामबाड़े में मुनक्किद मजालिस में अगर दोनों तबके के लोग एक साथ शरीक हों तो न सिर्फ गलतफहमियां दूर होंगी बल्कि आपसी भाईचारे को भी फरोग मिलेगा। हम भी कलमा पढ़ते हैं और हम सब रसूल के मानने वाले हैं, कोई रसूल के खिलाफ नहीं है। और हमारा यही कहना है कि रसूल के कहने की बदौलत हम हुसैन को मानते हैं और जितने मुसलमान हैं सब रसूल ही के तरीक़े पर अमल करते हैं, उनके तरीक़ा गुफ्तगू अलग है। आकुला के आकोट फैल में वाक़ जाफराबाद में शिया तबके की एक बड़ी आबादी मौजूद है, जिन्हें ईरानी के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर लोगों का जरिए माश घड़ी और चश्मे की दुरुस्ती से वाबस्ता है, जबकि कई लोग काश्तकारी से भी जुड़े हुए हैं। मुहर्रम के दौरान पूरे अतराफ के शिया इमामबाड़े में जमा होते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए आकुला से रिजवान खान की रिपोर्ट। बेंगलुरु में शहदाए करबला की याद में मजलिस मुनक्किद हुई। अनवर शरीफ फाउंडेशन के तहत मुनक्किदा इस मजलिस में शहर की सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदे, उलमा,
ने खिताब किया। इजलास के मुंतजमीन ने कहा कि गुज़िश्ता 20 बरसों से अनवर शरीफ इस मजलिस का इनेकाद करते आ रहे हैं। अनवर शरीफ की रहलत के बाद उनके फर्जंदों ने मजलिस का सिलसिला जारी रखा है। इस मजलिस की खसूसियत ये है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुन्नी तंजीमों की जानिब से निकाले गए अलम के जुलूस यहाँ इख्ताम पजीर होते हैं। इजलास में नौजवानों से अपील की गई कि वो हजरत इमाम हुसैन की शहादत के मकसद को समझे, मुल्क और मिल्लत में अमन, इत्तेहाद और तरक्की के लिए नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी और तालीमात पर अमल करें।